हेलो फ्रेंड्स, मैं सानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सालनी बियॉन्ड स्टडी में। आज बात कर रहे होंगे यूनिट 3 पे, जो कि हमारा है रोल ऑफ फैमिली इन ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए कि इसी का फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे आप ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कहते हैं, वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। जो भी इनमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जो ऐसे शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन बन सकते हैं, वन लाइनर बन सकते हैं, वो मैं आपको करवा दे रही हूँ, ठीक है। और इसको आप नोट डाउन करते रहिए कि हाँ मैम ने बताया ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। देखिए, मैं आपको हर बार आपसे कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें मैं बताऊँ वही आ सकती है। अपने मन से भी आप प्रयास करिए कि जितना क्वेश्चन सॉल्व टाइप के हो सके आप उसको बनाइए, ठीक है। तो हम इसको पढ़ रहे होंगे, जिसमें हमारा 3.1 होगा पेरेंट्स एज फर्स्ट टीचर एंड फैमिली एज फर्स्ट स्कूल। परिवार जो है मतलब प्रथम शिक्षक जो होता है, उसके रूप में माता पिता, और प्रथम विद्यालय के रूप में परिवार। तो देखिए, ये हमें नहीं जानना है कि प्रथम शिक्षक के रूप में माता पिता होते हैं और प्रथम विद्यालय के रूप में परिवार। हमें ये जानना है कि जो परिवार होता है, जो परिवार है हमारा, जो प्रथम शिक्षक प्रथम विद्यालय है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे प्रथम शिक्षक हैं, उनकी बच्चे की एजुकेशन में, बच्चे के पालन पोषण में क्या भूमिका है उनकी, वो हमें जानना है, ठीक है। वो क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछ सकते हैं, लैंग्वेज उनकी कोई भी हो सकती है, क्योंकि सब अपने हिसाब से जो है वो बातों को प्रेजेंट करते हैं, मतलब वही निकलता है। वो आपसे पूछेंगे कि बताइए बच्चे के पालन पोषण में या बच्चे की देख रेख में परिवार की क्या भूमिका है, ठीक है। जो आपका लिखा है ना, ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो बच्चे के शुरुआती दौर में उसके बचपन की देखभाल और शिक्षा में परिवार की क्या रोल है, क्या भूमिकाएं हैं, उसके परिवार के में जो माता पिता हैं उनकी क्या भूमिकाएं हैं, वो आपसे ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से मतलब इस टॉपिक से इसी टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो बनेंगे। और बात करते हैं तो देखिए, माता पिता एक बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं। आप जानते हैं कि बच्चा सबसे पहले जो अपने शुरुआत के जो समय होते हैं, लगभग 5 साल तक वो बच्चा अपने परिवार में ही रहता है, और परिवार के लोगों से ही, अपने माता पिता से वो चीज़ों को सीखता है। क्योंकि जन्म के बाद सबसे पहले अपने माता पिता के संपर्क में ही बच्चा रहता है। छोटे बच्चे अपने माता पिता और परिवार पर जो है वो निर्भर रहते हैं। आपने पढ़ा होगा, जब आपने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग का पेपर पढ़ा होगा, बाल विकास आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो बच्चा होता है, वो छोटा बच्चा जो शैशवावस्था का बच्चा होता है, शैशवावस्था का बच्चा वो आत्मनिर्भर नहीं रहता है, वो दूसरों पर ही डिपेंडेंट रहता है। अपने खुद के ज़रूरतों के लिए, छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए, खाना खाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, ठीक है, या किसी भी प्रकार की कोई भी ज़रूरत के लिए वो निर्भर करता है उसके अपने माता पिता पर। और अगर बात करते हैं तो वह परिवार होते हैं जो बच्चे को पहला शिक्षक होता है। वास्तव में माँ को ही पहली शिक्षिका जो है वो माना जाता है। आपसे क्वेश्चन देंगे कि बच्चे की पहली शिक्षिका किसे माना जाता है, तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप सब लोग बहुत बार इसको पढ़ चुके होंगे कि माँ जो होती है वो बच्चे की पहली शिक्षिका होती है, ठीक है। और विश्व के सभी शिक्षा शास्त्रियों ने जो बालक की शिक्षा के संदर्भ में परिवार के महत्व को एक मत से स्वीकार किया है कि परिवार जो है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप भी जानते हैं, अगर छोटा बच्चा है उसको जिस तरह के इन्वायरमेंट में परिवार ढाल देगा, वैसा ही आगे चलकर बच्चे का व्यक्तित्व जो है वो निर्धारित होता है। अब ये सब चीज़ें बताने वाली थोड़ी है, आप एक बार नोट्स पढ़िए। नोट्स पढ़ के आप खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ परिवार ही है, परिवार की भी आप भूमिकाएं होती हैं। अगर परिवार ठीक ठाक है, परिवार बच्चों को सपोर्ट कर रहा है, तो अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छा पालन पोषण मिलेगा, ठीक है। सारी चीज़ें समझने वाली हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आपको समझा दे रही हूँ। और शिक्षा का जो श्री गणेश होता है वो घर परिवार के आंगन में ही होता है। बच्चा शुरुआती तौर पर जो चीज़ें सीखना शुरुआत करता है, जब श्री गणेश का मतलब क्या है, जैसे कहते नहीं श्री गणेश करना, मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करना। तो ऐसे ही बच्चे का क्या है, बच्चे की जो एजुकेशन की या उसके पालन पोषण की जो शुरुआत होती है, सबसे पहले परिवार में ही होती है। परिवार में ही सदैव उसके संस्कार जो है वो, मतलब जो बच्चे को संस्कार दिए जाते हैं इन शुरुआती समय में, वो उसके जीवन भर उसकी जो है छाप रहती है।
परिवार द्वारा संपन्न किए जाने वाले जो कार्य सेवा हैं वो स्पष्ट होता है कि शिक्षा के दृष्टिकोण से जो परिवार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चा जन्म के समय एक जैविक प्राणी होती है, लेकिन जब वह जैसे जैसे बड़ा होता है परिवार उसे उठना बैठना खाना बोलना चालना, ठीक है, चाल चलन सारी चीज़ों के बारे में मतलब वो सिखाता है, जिससे बच्चा धीरे धीरे एक जैविक प्राणी से एक सामाजिक प्राणी में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चे के व्यक्तित्व का जो निर्माण है वो परिवार में ही होता है। बच्चा किस तरीके से कौन से प्रकार के संस्कारों को सीखेगा, कैसा वो आचरण करेगा, वो डिपेंड करता है कि परिवार किस तरीके का है। परिवार के वातावरण द्वारा बच्चे में दया प्रेम सहानुभूति मातृत्व जैसे जो गुण हैं उनका विकास होता है। शैक्षिक समाजशास्त्रों द्वारा किए गए जो अनुसंधान में यह स्पष्ट हो जाता है कि जो पारिवारिक वातावरण का बच्चे पर एक गहरा प्रभाव जो है वो पड़ता है। जिन बच्चों को अपने माता पिता का प्यार नहीं मिलता वे बच्चे आपराधिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। आप लोगों ने पेरेंटिंग स्टाइल इसी पेपर में पढ़ा होगा, यूनिट 1 या 2 में आपका है पेरेंटिंग स्टाइल। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर परिवार से बच्चे को सही तरह की पेरेंटिंग नहीं मिलती है तो बच्चे की प्रवृत्ति जो है वो कहीं ना कहीं अपराधी प्रवृत्ति की हो जाएगी। जैसे जो आपके ऐसे माता पिता होते हैं जो अनदेखा करने वाले होते हैं, जो बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसे बच्चों के माता पिता ऐसे बच्चे जो होते हैं ऐसे बच्चों के जो माता पिता मतलब होंगे ऐसे बच्चे के जो माता पिता हैं तो उन बच्चों में क्या होता है आपराधिक प्रवृत्तियां जो हैं वो आपकी आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, रॉबर्ट वाइपर का कहना है कि उन परिवार के बच्चे के बाल अपराधी बन जाते हैं जहां पर हर समय में संघर्ष चलता रहता है, जहां बच्चों को मारा पीटा जाता है अथवा उसकी आलोचना की जाती है। मध्यम वर्ग के परिवारों में जहां बच्चे की संख्या बहुत अधिक है वहीं बच्चों का बुद्धिलब्धि अपेक्षाकृत उन परिवारों से कम होता है जहाँ बच्चों की संख्या कम होती है। ठीक है, परिवार का आकार बच्चों की बुद्धि को जो है वो प्रभावित करता है। देखिए, अगर एक संयुक्त परिवार है तो उसका इम्पैक्ट बच्चों पर अलग तरीके से पड़ता है, क्योंकि बच्चों को वहाँ पर जो है सबका साथ सहयोग और जो है एक दूसरे से वार्तालाप करना, एक दूसरे को देख करके चीज़ों को सीखना, ये सब चीज़ें वहाँ पे डेवलप होती हैं। लेकिन अगर वहीं पे एकल परिवार की बात करते हैं तो एकल परिवार में बच्चा अकेला रहता है, ठीक है, और उसे दूसरे बच्चों के देख करके उसको जो है उसके अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट या उसके से सीखने की जो प्रवृत्ति है वो उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती हैं। बाकी डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट कैसा है परिवार का, और ऐसा भी हो सकता है संयुक्त परिवार है हमेशा लड़ाई झगड़ा ही हो रहा है तो बच्चे पर उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। मैंने आपको बताया ना, डिपेंड करेगा कि फैमिली सिचुएशन कैसा है, फैमिली का इन्वायरमेंट कैसा है। एकल परिवार है लेकिन अगर फैमिली का इन्वायरमेंट अच्छा है, सभी में प्रेम व्यवहार ये सब चीज़ें हैं, तो बच्चे का डेवलपमेंट वहाँ भी बहुत अच्छा हो सकता है। संयुक्त परिवार है, अब वहाँ बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर उनमें प्रेम जो है सहयोग सहानुभूति इन सब की भावना है, तो अगर वहीं पे लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें हमेशा बार बार हो रही हैं तो उससे बच्चे पर निगेटिव इम्पैक्ट हो पड़ेगा। बेल्डन और एलिकन गर्ल्स ने अध्ययनों पर यह निष्कर्ष निकाला है कि सामान्य बच्चों में 80% बच्चों को अपने माता पिता का जो प्यार मिला, जबकि बाल आपराधिक समूह में बच्चों के प्रति माता पिता या तो उदासीन थे या अपनी बातों के प्रति वो कठोर थे। आप लोगों ने पढ़ा, ऊपर आपने पेरेंटिंग स्टाइल पढ़ा, तो जैसे अनुमतित माता पिता होते हैं ना, उनके बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे अथॉरिटेटिव हुए तो भी बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो बात ये है कि एक बैलेंस बना के चलना चाहिए बच्चों के बीच और पेरेंट्स के बीच, कि बच्चे की ओपिनियन को भी महत्व दीजिए, लेकिन वो उस ओपिनियन को महत्व दीजिए जो सार्थक हो, जो उसके हित के लिए हो। हर एक ओपिनियन को महत्व देना, बच्चे की हर एक बात को मानना, यह भी सही नहीं है, और बच्चे की हर एक बात को टाल देना यह भी गलत है। आप बच्चे के साथ एक बॉन्ड बना के चलिए ताकि आपका बच्चा आपके साथ जो है आसानी से एक मित्रवत व्यवहार बना करके रह पाए, जिससे वो अपनी किसी बात को आप तक पहुंचाने में हिचकिचाए ना, और आपके किसी ओपिनियन को वो जो है मानने से भी कतराए ना। ठीक है, तो एक बॉन्डिंग जो है वो बना के रखनी चाहिए। ना तो अधिकारवादी माता पिता होना चाहिए, ना तो अनुमतित माता पिता होना चाहिए, ना तो लापरवाह माता पिता होना चाहिए। ठीक है, अगर इन तीनों में से किसी भी प्रकार की क्वालिटी अगर माता पिता में है तो उससे बच्चे पर एक गलत इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा और उसका जो डेवलपमेंट है वो आपका प्रभावित हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको बस एक बार समझ करके पढ़ने की इसमें ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो ये अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। जैसे पेस्ट्रोलॉजी कहते हैं कि घर प्यार और स्नेह का एक केंद्रित होता है, जो शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और जो बच्चों की प्रथम पाठशाला भी होती है।
ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत कुछ नहीं है। यहाँ से हम आपको समझाएंगे कि एक शिक्षण संस्थान के रूप में परिवार की क्या क्या निम्नलिखित कार्य होते हैं। मतलब परिवार जो होता है वो प्रथम विद्यालय होता है बच्चे का। तो उस विद्यालय का जो परिवार है, परिवार एक विद्यालय, एक संस्थान के रूप में बच्चे के साथ वर्क कर रहा है, तो क्या उसके कार्य हो सकते हैं। देखिए, बच्चे के शारीरिक विकास पर, बच्चे को पालन पोषण देने पर, जो ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, जिसमें बच्चे को शुरुआती समय में देखभाल और शिक्षा दी जाती है, तो उसको उपलब्ध कराने में परिवार की महती भूमिका होती है। बच्चे के बौद्धिक विकास में भी परिवार की बहुत भूमिका होती है कि बच्चे का किस तरीके से माइंड डेवलपमेंट होगा, जिस तरीके से उसका पालन पोषण होगा, जिस तरीके से उसको पोषण पोषण सारे दिए जाएंगे, जिस तरीके का इन्वायरमेंट दिया जाएगा, ठीक है, कितना उसको क्रिएटिव करने का मौका दिया जा रहा है, बोलने का कितना मौका दिया जा रहा है, इस सब चीज़ों से बच्चे के बौद्धिक विकास में भी परिवार भूमिका निभाता है। आत्म व्यक्ति का अवसर प्रदान करना, बच्चे को जितना अधिक बोलने का अवसर दिया जाएगा, बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट उतनी ही अच्छी होगी। तो ये भी परिवार का काम होता है कि बच्चे को बोलने का अवसर दिया जाए। जीवन के वास्तविक परिस्थितियों से परिचित कराना, ठीक है, बच्चे का सामाजिकरण करना। सामाजिकरण करने में तो परिवार की महती भूमिका होती है। प्रथम सामाजिकरण की जो पहली एजेंसी होती है वो आपकी फैमिली होती है। मैं बार बार सारी चीज़ों को आपको रिवाइज कर रही हूँ, बस बात ये है कि आप कितना चीज़ों को कर रहे हैं। मेरे द्वारा दिया गया हर एक वीडियो अगर आप देख कर जाते हैं अपना एग्ज़ाम देने और समझ कर जाते हैं, देख कर जाने की बात नहीं है। देखना तो सब देख लेंगे, कोई भी वीडियो देख लेंगे, लेकिन उसको समझ करके जाना बहुत ज़रूरी है। जो बताया जा रहा है अगर आप उसको समझ करके अच्छे से अपने दिमाग में रख करके 2-3 बार रिवीजन करके एग्ज़ाम में जाते हैं, तो आप देखेंगे कि कम से कम 55% आपको तो मिल ही जाएगा जो पढ़ाया जा रहा है उसी से। 100% तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैंने भी देखा है पेपर, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मैंने पढ़ाया भी नहीं और आ जाते हैं। जैसे आप लोगों ने लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का पेपर अगर देखा होगा, तो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में 1-2 क्वेश्चन ऐसे बन गए थे जो खुद मुझे भी नहीं पता थे, ठीक है, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था वो चीज़ें। जैसे मौखिकवाद का उन्होंने पूछ लिया कि मौखिकवाद के जनक कौन है, और जबकि मैंने लगभग 6-7 बुकों से मौखिकवाद को अच्छे से पढ़ा था, बट मुझे कहीं से भी नहीं मिला कि मौखिकवाद के जनक कौन है, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, 100% तो नहीं, लेकिन ये है कि 60+ आपको अच्छे से मिल जाएगा। पास तो आप हो ही जाएंगे एटलीस्ट, अगर आपने वीडियो जो है बहुत अच्छी तरीके से उसको देख करके समझा हुआ है। तो सिर्फ देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको देख करके समझिए। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो थोड़ी सी कम कर लीजिए, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, स्पीड को कम करिए और आसानी से उसको धीरे धीरे पढ़ते जाइए। बच्चे के चरित्र के निर्माण में, बच्चे का क्या चरित्र होगा उसके निर्माण में भी परिवार की भूमिका होती है, और विद्यालय को सहयोग देने में भी परिवार जो है अपनी भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये है आपका। बाकी अब पढ़ेंगे यहाँ से रोल ऑफ फैमिली इन डेवलपिंग एंड इंक्लूडिंग IFS एंड IFPS, दोनों के बारे में आपको जानना है। पहले तो आप फुल फॉर्म जान लीजिएगा, फिर आप जानिएगा। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके फुल फॉर्म है वो मैंने आपको करवा दिया है, तो आप एक बार फुल फॉर्म ज़रूर देख लीजिएगा। जिस वीडियो में वॉइस नहीं है, जैसे मैंने एक वीडियो करा रखा है जिसमें वॉइस नहीं है, अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइएगा, क्या आप चाहते हैं कि उसी वीडियो को एक वॉइस के साथ दोबारा से रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचाया जाए। अगर आप लोगों से मैक्सिमम लोगों ने कहा तो मैं जो है उसको दोबारा से, वो सेम ही कॉन्टेक्ट रहेगा, मटेरियल वही रहेगा, लेकिन बट ये है मैं उसे वॉइस में कन्वर्ट करके एक बार दोबारा से उसको रिकॉर्ड करके मैं आप तक सेंड कर दूंगी। तो जो लोग चाहते हैं मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे IP और IFSP का फुल फॉर्म हम पढ़ेंगे। सबसे पहले IP का पढ़ लेते हैं, जिसे इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम इसको कहते हैं। और या IFSP का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, जो कि है इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये परिवार को, मतलब फैमिली को सपोर्ट देने के लिए जो एक कार्यक्रम बनाया गया था व्यक्तिगत रूप से परिवार को सहयोग देने के लिए, वो आपका IFSP होता है। और ये इंडिविजुअल बच्चों को ध्यान में, मतलब एक बच्चे के व्यक्तित्व को पूरा, मतलब जो रिकॉर्ड रखा जाता है, जो IP तैयार की जाती है, वो होता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। उसका जो शैक्षिक प्रोग्राम तैयार किया जाता है उसे हम कहते हैं। तो पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम, या जैसे IP कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ लेंगे। तो व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम जो है, मतलब शिक्षक द्वारा बच्चे को शिक्षण एवं प्रशिक्षण दिया जाता है, और प्रत्येक बच्चे में कुछ व्यक्तिगत अंतर होते हैं, और प्रत्येक मानसिक मंद बच्चा किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जो है वो अलग होता है।
ये सिर्फ मानसिक मंद बच्चों की बात नहीं है। देखिए ये एक कॉमन पेपर है, इसमें मान लीजिए मानसिक मंद बच्चा दिया है, लेकिन आप जानते हैं ना इंडिविजुअल डिफरेंस हर एक बच्चे में पाया जाता है। नॉर्मल हो, मानसिक मंद हो, कोई भी हो, सभी में इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। तो अगर इंडिविजुअल डिफरेंस है तो शिक्षक के लिए हर एक बच्चे को उसके नीड को ध्यान में रख कर के एजुकेशन देना है। तो अगर उसकी नीड को ध्यान में रखना है तो बच्चे के बारे में पूरी जानकारी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी दो मानसिक मंद बच्चे समान नहीं होते हैं, उनकी क्षमताएं अलग हैं, इसी कारण उनकी आवश्यकताएं भी एक दूसरे से अलग होती हैं। हर एक बच्चा अलग है, हर एक बच्चे की नीड अलग है। आप में से बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि मुझे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कराया जाए, मुझे वन लाइनर कराया जाए, मुझे पूरा थ्योरी करा दिया जाए। तो अलग अलग बच्चों की अलग अलग नीड है, अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं। कोई ऐसा है जो नोट से ही पढ़ के समझ जाएगा, कोई ऐसा है जो वीडियो के माध्यम से समझ पाएगा। तो अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग तरीके से सीखते हैं। और उनकी जो अगर हम बात करते हैं, उनको दी जाने वाली जो शिक्षण प्रशिक्षण सेवा भी अलग होनी चाहिए। तो अलग अलग बच्चे जब अलग अलग तरीके से सीख रहे हैं तो उनको एक ही डंडे से हाँकने का क्या फ़ायदा है। जैसे अगर कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा है वीडियो के माध्यम से, तो ऐसा है कि आप उसको 3D मॉडल दे दीजिए। आप उसको क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं उसको वीडियो के माध्यम से समझाने का। अगर उसके अंदर क्वालिटी क्षमता नहीं है एबिलिटी उसकी वीडियो को देखकर समझने की, सीख तो सकता है ना, जिस तरीके से सीख सकता है उसके लिए सिखाइए। तो उसके लिए ज़रूरी होती है, आवश्यकता है, साथ साथ उसकी बुद्धिलब्धि भी, सोचने समझने का शैक्षिक कार्य स्तर भी, ये सब चीज़ें अलग होती हैं। तो उनकी इन समस्याओं को देखते हुए व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम का जो है विकास किया गया है, ताकि बच्चे को इंडिविजुअल तौर से हम उसको एक शैक्षिक सपोर्ट प्रदान कर सकें। मतलब हर एक बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग हम उसको सपोर्ट प्रदान कर सकें। उसके लिए ये जो आपका आईपी होता है ये ज़रूरी होता है। देखिए ये भूमिका थी आपकी, इसी तरह से आपको भूमिका लिखनी है। जब आप एक बढ़िया भूमिका लिखेंगे ना तो एग्जामिनर भी एक बार देखेगा। और मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। वैसे तो आपका पेपर आप लोगों ने 3-4 पेपर दे दिया तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता हो गई होंगी। कॉपियाँ ज़रूर भर के आइएगा। जिन्होंने कॉपी फुल कर दी है, जैसे 18-20 पेज जितनी की भी कॉपी आपकी आती है, तो उस पेज में कम से कम 15+ पेज आपको लिखना है। अब आप कहेंगे कि मैम मेरा तो जो है 10 पेज में ही ओवर हो जाता है, कोई कहेगा मेरा तो 5 पेज में ही हो जाता है, क्या ही लिख के आएँ। नहीं, आपको जो जानकारी है, आपने 3-4 पेपर 3 पेपर दे दिया है, आप 2 पेपर आपका यही, 1 पेपर ये 1 पेपर और आपका लास्ट हो जाएगा। लेकिन आपको 15 पेज से कम तो लिखना ही नहीं है, कुछ भी लिखिए। कुछ भी का मतलब है बस स्पेशल फील्ड से रिलेटेड हो। आप माता पिता से थोड़ा सा, जैसे फैमिली एंड आपका कम्युनिटी है तो परिवार और समुदाय से थोड़ा सा जुड़ा हुआ हो, वो सब चीज़ें ध्यान में रख करके आपको 15 पेज एटलीस्ट भरने ही भरने हैं। आप बैक नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। 15 पेज 16 पेज भर के आइए, बैक नहीं आएगा। ठीक है, हमें पास होना है ना। अगर आप मेहनत करेंगे बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं तो 15 पेज लिख के आइए, फेल नहीं होंगे, मेरी गारंटी है। लेकिन लिखिए ज़रूर आप। ठीक है, तो ये कुछ परिभाषाएं हैं, देख लेते हैं। व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम जो है वो एक लिखित दस्तावेज होता है। जो आईपी होता है एक लिखित दस्तावेज होता है, जिसके अंतर्गत बच्चों के कौशलों का विवरण के रूप में देते हुए शिक्षण हेतु लक्ष्य जो है उसका चुनाव इसमें किया जाता है, तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो रणनीति है वो बनाई जाती है। अलग अलग तरीके उसमें डिफाइन किए जाते हैं, बच्चे की हर एक नीड को ध्यान में रखा जाता है। बच्चों को विशेष शिक्षा एवं संबंधित जो सेवाएं हैं वो प्रदान करने के लिए एक लिखित दस्तावेज जो है वो बनाया जाता है। और व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम में प्रत्येक जो मानसिक मंद बच्चे को उपयुक्त शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। तो उनकी जो निजी आवश्यकता है, उनकी योग्यता पर ये आधारित होता है। बच्चे की अलग अलग बच्चे की जो नीड होती है उसके अकॉर्डिंग ये आधारित होता है। व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम में कोई बच्चा वर्तमान में क्या कर सकता है और जो शिक्षक कार्य विशेष में संबंधन में क्या लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है के बीच की एक कड़ी है। और वह कार्य जो बच्चे को सिखाना चाहता है और जिन अनुचित व्यवहार में हम बदलना चाहते हैं, उन क्रियाओं को करने के लिए आईपी के अंतर्गत वो नियोजित किया जाता है। जैसे हम बच्चे के किस व्यवहार को मॉडिफाई करना चाहते हैं उसको ध्यान में रख करके जो आईपी है वो आपका तैयार किया जाता है। समान बच्चों की तरह जो मानसिक मंद बच्चों को भी उपयुक्त शिक्षण एवं प्रशिक्षण मिलना मतलब बन सके, वह किस वातावरण में रहता है उसके अनुसार ही उसे सिखाए जाने वाले कार्यक्रम का चयन करना चाहिए। और एक मानसिक रूप से असमर्थ बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भी क्रियाकलाप चुने जाते हैं वो एक वातावरण से दूसरे वातावरण में
भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए किसी शहर में रहने वाले बच्चे के लिए क्रियाकलाप और किसी झोपड़ी पट्टी में रहने वाले बच्चे के लिए क्रियाकलाप भिन्न होंगे। अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग बच्चे का अलग अलग तरीके से रहन सहन है और सब अपने आप में एक योग्यता जो है वो रखते हैं। तो हर एक बच्चे की नीड को ध्यान में रख करके जो उनके लिए एक मतलब विशेष प्रकार का जो शैक्षिक कार्यक्रम बनाया जाता है वही आपका कहलाता है IEP, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। और बहुत से अन्य कारक भी होते हैं जो छात्र को व्यक्तिगत रूप से भिन्न बनाते हैं। ठीक है, जैसे हर एक बच्चे का सामाजिक आर्थिक स्तर अलग है, अभिभावक का संयोग अलग है, बच्चे का अधिगम स्तर अलग है, कोई अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप ऑफ लर्नर्स होते हैं, बच्चे की रुचि और अभियोग्यता जो है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग सब चीज़ें होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एक ही तरीके से बच्चे को पढ़ाना कैसे सार्थक हो सकता है, तो उसके लिए एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया है जिसे IEP कहते हैं। ठीक है, अभिभावक सहभागिता भी इसमें होनी चाहिए। बच्चे के जो व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम के लिए अभिभावक प्रमुख जो है व्यक्ति होते हैं, क्योंकि वह प्राकृतिक प्रवेश जैसे घर के बच्चे के साथ अधिकांश समय व्यतीत करते हैं। ठीक है, और व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम की जो योजना बनाने से लेकर के उसके क्रियान्वित तक के प्रत्येक चरणों में अभिभावक को जो है वो सम्मिलित करना चाहिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर समय अभिभावक ही बच्चे के साथ बिताते हैं। बच्चे की नीड इन सबको ज़्यादातर वही जान सकते हैं, तो उनको भी हर एक कार्यक्रम में शामिल करना चाहिए। और एक सफल व्यक्तित्व परीक्षण कार्यक्रम में अभिभावकों का सहयोग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका होता है। ठीक है, तो ये आपका है। उसके बाद हम यहाँ से पढ़ेंगे आपका IFSP, जिसे आप इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम कहते हैं। तो ये आपको पढ़ना है। तो आकलन के उपरांत यदि बच्चा शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम के योग्य पाया जाता है, तो अगर हम तो विशेषज्ञ एवं अभिभावक मिलकर व्यक्ति परिवेश सेवा योजना जो तैयार करते हैं, या एक प्रकार का यह भी लिखित योजना होती है जिसके अनुसार जो है अगर हम बात करते हैं तो शीघ्र हस्तक्षेप सेवा हेतु बच्चों की ज़रूरत एवं लक्ष्य एवं उद्देश्यों का जो निर्धारण है वो किया जाता है। आपका ये जो IFSP होता है एक प्रकार का ये भी लिखित दस्तावेज ही होता है IEP की तरह। इसमें बच्चे की नीड और इन सबको ध्यान में रख करके बच्चे के अकॉर्डिंग एक लक्ष्य और उद्देश्य जो निर्धारण किए जाते हैं उसको प्राप्त करने के लिए सपोर्ट देने के लिए ये कार्यक्रम बनाया जाता है। प्रायः लक्ष्य निर्धारण 1 माह से लेके किया जाता है। व्यक्तिगत परिवार सेवा योजना में निम्नलिखित विषय में जानकारी देना आवश्यक है, जैसे बच्चे का वर्तमान विकासात्मक स्तर क्या है, परिवार की क्षमता और प्राथमिकता एवं बच्चे से जुड़ी स्थिति के बारे में इसमें जानकारी दी जाती है। प्रदान की जाने वाली योजनाएं और उसकी अवधि जो है उसकी प्लान किया जाता है। परिवेश जहां पर सेवाएं प्रदान की जाएं। ठीक है, अन्य सेवाएं जो शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र पर उपलब्ध नहीं है परंतु बच्चे के लिए आवश्यक है, जैसे चिकित्सक सेवाएं के उपरांत संभावित परिणाम प्राप्त कैसे करें, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ये IFSP जो है उसका निर्माण किया जाता है, ताकि परिवार को भी एक बेहतर सपोर्ट मिल सके और बच्चे का भी व्यक्तिगत रूप से विकास हो सके। परिवार की स्थिति के अनुसार बच्चे को घर पर ये दी जाने वाली सेवाएं जो हैं, व्यक्ति का नाम जिसकी देख रेख में पूरा हस्तक्षेप कार्यक्रम संपादित होगा, ये सब कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ पहले की रिक्वायरमेंट हैं जो की जाती हैं। ठीक है, व्यक्तिगत परिवार सेवा योजना का क्रियाकलाप जो निर्माण का पूर्व निरीक्षण है वो हम इसमें पढ़ेंगे। मैं आपको बार बार कह रही हूँ ये पूरा थ्योरी पेपर है। ठीक है, समझाना तो समझा ही दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है, पर बात ये है कि आप इसको एक बार अपने मन से भी ज़रूर पढ़िएगा। मैं तो आपको एक सपोर्ट मैं दे ही रही हूँ। हो सकता है कि मैं इस सपोर्ट देने में बहुत ज़्यादा सफल ना रहूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये पूरी तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस है। रट करके आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। बस एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, बाकी आप अपने मन से लिखने का प्रयास कीजिएगा। व्यक्तिगत परिवार योजना जो है उसको बनाने के उपरांत अगले चरण से बच्चे को सेवाएं देना प्रारंभ हो जाता है। जैसे आपने योजना बना ली, तो योजना किस लिए बनाएंगे? सेवाएं देने के लिए ही तो। जैसे हम कोई प्लान बना रहे हैं, जैसे हम एक प्लान बनाए ना कि आपको 5 यूनिट हम करवा देंगे, तो ये प्लान मैं क्यों बना रही हूँ? आपको सेवाएं देने के लिए ही तो। प्लान बनने के बाद क्या होगा? उसको बच्चे को सेवाएं दी जाएंगी। सेवाएं आवश्यकता अनुसार घर एवं समुदाय पर आधारित हो सकती हैं, और ये सेवाएं हम डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा है, बच्चे को किस तरह से हम दे सकते हैं। घर पे दे सकते हैं या समुदाय में जो है ला कर दे सकते हैं, जैसे भी दे सकते हैं, बस सेवाएं बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। बच्चे के सेवाएं प्रदान करते समय विशेषज्ञ एवं अभिभावक का जो अनवरत तालमेल है वो बना रहना आवश्यक है।
प्रत्येक 3 अवधि तक 6 माह तक व्यक्तिगत परिवार सेवा कार्यक्रम जो है उसका मूल्यांकन करके बच्चे की प्रगति ज्ञात की जाती है। जैसे आपने उनको सुविधाएं दे दिया, जैसे हमने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, मैं आपको 5 यूनिट करवा रही हूँ। अब इस 5 यूनिट को पढ़ने के बाद मैंने आपको कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन दे दिए, मैंने कुछ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन दे दिए। अब आप कितना जो है इस पे वर्क करते हैं और आप एग्जाम के बाद जो अपना फीडबैक है वो मुझे देते हैं, जिससे मैं आपका इवैल्यूएशन कर सकती हूँ और अपना भी इवैल्यूएशन कर पाऊंगी कि मेरा पढ़ाया हुआ एग्जाम में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, मूल्यांकन में प्राप्त प्रगति एवं समस्या के अनुसार व्यक्तिगत परिवार जो सेवा कार्यक्रम है उसमें आवश्यक जो है परिवर्तन जो है वो किया जाता है। तो अब यहाँ से हम पढ़ेंगे अपना जो है 3.3 जो कि हमारा है फैमिली रोल इन डेवलपमेंटिक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड यंग चिल्ड्रन। ठीक है, पहली बात तो आपको समझना है बुनियादी साक्षरता क्या होती है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी होता क्या है। ठीक है, इसको आप यफएलएन कहते हैं। तो आपको यफएलएन के बारे में थोड़ी सी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन रखनी है, बाकी आप कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, जिसको फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी हम इसको कहते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान इसको हम कहते हैं। मतलब बच्चे को बेसिक जानकारियाँ देना। जैसे अगर बच्चा 1-2 में चला गया है तो एटलीस्ट उसको ABCD जो कहा है या फिर उसको 2-3 वर्ड को जोड़ करके, जैसे वो PEN पैन या जो भी PEN होता है, पेन होता है, से कान होता है, नाक होता है, तो इन सबको जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं उनका वो पढ़ पाए। मतलब जो बुनियाद है बच्चे की, एक नींव बच्चे की क्रिएट कर पाएँ, ताकि बच्चा अगली कक्षा में जो उन्नति हो, अगली कक्षा में जाए तो वो पिछली कक्षा की जानकारियों के साथ जाए, ताकि उसको अगली कक्षा में संयोजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वो संख्याओं का ज्ञान हो, जोड़ घटाव गुणा भाग जो बेसिक कैलकुलेशन है वो बच्चे को आती रहे। ये आपका यफलन होता है। तो ये हमें जानना है। यहाँ पे बच्चे के परिवार में उद्दीपन का विशेष महत्व होता है। यहाँ उद्दीपन से तात्पर्य है प्रेरणा। बच्चा उचित अवसरों को प्राप्त कर कुछ प्राप्त किया करता है। इस क्रिया प्रतिक्रिया से वह सीखता है और सीखने से उसके विकास को एक जो है वो गति मिलती है। जीवन में बच्चे का जो पहला संपर्क है वो अपने माता पिता के साथ होता है। बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता के साथ ही रहता है। बच्चे का अधिकतर समय जो है वो परिवार के साथ जो है वो परिवार के साथ ही व्यतीत होता है। या तो माता पिता का फर्ज है, मतलब फर्ज का मतलब है कि ये माता पिता का कर्तव्य होता है कि वह बच्चे का पालन पोषण करे, बच्चे को अच्छे न्यूट्रिशन जो है वो बच्चे को दे करे, ताकि किंतु पालन पोषण केवल पौष्टिक भोजन और साफ़ सुथरे कपड़ों को ही सीमित नहीं रहना चाहिए। अभिभावक को चाहिए कि वो अपने समर्थन जो सांस्कृतिक विरासत से प्राप्त बाल विकास संबंधी खेल क्रियाकलाप, कहानी और गीतों का प्रयोग बच्चे के साथ करके बच्चे का प्रतिदिन परिवार के सदस्यों के साथ अनेक प्रकार के जो पारस्परिक क्रियाएं हैं उसको करे, अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अक्सर माता पिता भूल जाते हैं कि बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जरूरी नहीं है कि अगर माता पिता से बच्चे को अच्छे भोजन दे रहे हैं, अच्छे कपड़े दे रहे हैं तो इसी से बच्चे का विकास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बच्चे को अच्छे प्रकार से जो शैक्षिक अवसर हैं वो भी माता पिता को जो है वो प्रदान करने चाहिए। गृह शिक्षा के रूप में भी अभिभावक जो भूमिका निभाते हैं, मतलब गृह शिक्षा के रूप में अभिभावक कुछ माता पिता जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो गतिविधियां हैं उसमें वो उनकी महत्व जो है वो मानते हैं। कुछ माता पिता उन्हें जो मानसिक रूप से जो है वो प्रयोग में लाते हैं, तो कुछ उनको ज्ञान ही नहीं होता है और अब बच्चों को घर पर जो है वो अनावश्यक औपचारिक शिक्षा के बोझ तले ले जाते हैं। ठीक है, और वर्षों से सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के कारण जो है वो भारतीय माताएं अपने पूर्वतन संस्कारों को छोड़ती जाती हैं और इसी वजह से संयुक्त परिवार जो है उनका विघटन भी होता है। परिणाम स्वरूप बच्चे के पालन पोषण के परंपरागत तरीके तेज़ी से जो है वो बदलते जा रहे हैं और जिस तरीके से पहले की परंपराएं हैं उनका आज जो है उतना ज़्यादा प्रचलन नहीं है। अब पुराने खेल, गीत, कहानियाँ, घरेलू खिलौने जैसे बच्चों के माता पिता तथा घर के बड़े बूढ़े दादा दादी आदि उपयोग में लाते हैं, तो उनका उपयोग लगभग समाप्त होता जा रहा है। और ये चीज़ें हैं, बाकी आप इसको पढ़िएगा। मैं जो मेन पॉइंट है उसको बता देती हूँ। प्रोत्साहन करने के लिए क्या क्या आवश्यक बातें हैं, मतलब माता पिता को और बच्चे की एजुकेशन में सपोर्ट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बच्चे को प्रोत्साहित या प्रेरित करने के लिए माता पिता को घर पर निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बच्चे के विकास के लिए माता पिता को कुछ ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि बच्चे का जो प्रारंभिक बुनियादी साक्षरता है वो बच्चे प्राप्त कर सके। बच्चे के साथ गुणात्मक समय बिताना चाहिए। माता पिता को बच्चे के साथ समय ज़रूर बिताना चाहिए ताकि
ताकि बच्चे को नई नई चीज़ों को सीखने का जो अवसर है वो मिल सके। और बच्चे के साथ बातचीत करें, बच्चे को अधिक से अधिक बोलने का अवसर दें, बच्चे को अपनी बात को रखने का अवसर भी ज़रूर देना चाहिए। बच्चे को प्यार और सुरक्षा की भावना दें, ठीक है। बच्चा घर में रह कर के ये फ़ील कर सके कि हाँ वो सुरक्षित है, उसके माता-पिता उससे प्रेम और स्नेह करते हैं। बच्चे को गीत, कविता और कहानियाँ जो हैं ये सारी चीज़ें सुनानी चाहिए। ये सारी चीज़ें सुनाने से बच्चे की लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा, बच्चा नई-नई चीज़ों को सीखेगा। बच्चे के साथ उसका साथी बनकर खेलें, उन्हें उचित समर्थन मतलब उचित मार्गदर्शन दें। बच्चे को अधिक जो है रोके-टोके नहीं, मतलब ऐसा रोकना-टोकना चाहिए, उचित है। अब बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उसको रोकिए-टोकिए, लेकिन इतना भी मत उसको रोक-टोक दीजिए कि मतलब उसको घर में ही सीमित हो जाए। बच्चे के साथ बात जो है वो धैर्यपूर्वक सुनें, बच्चे को खिलौने और उसके स्तर की जो चित्र और पुस्तकें हैं वो दें। बच्चे को घर से बाहर घूमने ले जाएँ और उसका आस-पास चित्रों के बारे में बातचीत करें, ताकि बच्चे को जो बुनियादी चीज़ें हैं जहाँ से बच्चे की नींव क्रिएट होनी है वो बच्चे का सशक्त हो सके। बच्चे की तुलना करके दूसरे बच्चे के साथ ना करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो जो है फलाने का बेटा जो है 10th में जो है वो 90% ले आया है, तो तुमको भी 10th में 90% से कम नहीं आना चाहिए। इस तरह के जो दबाव होते हैं वो भी बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। हर बच्चे की भावना जो है वो भिन्न-भिन्न होती है, बच्चा अलग-अलग तरीके से हर बच्चा सीखता है, तो उसको महत्व देना है। छोटे बच्चे हैं तो उनको जो बुनियादी चीज़ें हैं, ठीक है, खेल-खिलौनों के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, ये सारी बुनियादी बातें उनको सिखानी चाहिए। माता को जब घर में काम कर रही हैं तो भी बच्चों के साथ बातचीत करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उनका व्यवहार ऐसा हो कि बच्चा उसका अनुकरण करे, एक ऐसा बिहेवियर बच्चे के साथ करना चाहिए जिससे बच्चा उनका अनुकरण करके चीज़ों को सीख सके। और बच्चों को प्रश्नों के उत्तर दें और उसमें खोजबीन की जो आदत है वो डालें। बार-बार प्रश्न पूछने पर उसे डाँटिए नहीं, बल्कि उसका सपोर्ट करिए। तो ये आपका था, बाकी अगले नेक्स्ट पार्ट में जो है पार्ट 2 में हम आगे का यूनिट देख रहे होंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपका लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं पार्ट 2 इसका बना दूँगी, जिसमें हम बचे हुए 2 सब यूनिट जो है वो कवर कर लेंगे और उसके बाद बस आपका 2 वीडियो और उसके बाद आपका ये पूरा यूनिट 5 ख़त्म हो जाएगा। मेरी प्रयास रहेगा कि मैं कल शाम तक या मतलब मैं कल तक आपको जो है दोनों वीडियो अवेलेबल करवा दूँ, ठीक है। तो बने रहिएगा चैनल के साथ और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।